नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी। उत्कर्ष क्लासेस 6 to 12 स्मार्ट ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे, आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जिज्ञासु हैं, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस क्लास के स्टार्ट होने का। जैसा कि यहाँ पर मुझे श्री प्रसाद सेन लिख रहे हैं, जल्दी आओ प्लीज। सुरेश आर लिख रहे हैं, हेलो सर। इसी तरह से राजवीर सर, जल्दी करें। तो आप लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं आपकी इस क्लास का। तो हमारी ये क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है। अब मैं अपनी इस क्लास के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आपके कमेंट पर मैं बिल्कुल ध्यान देता रहूँगा। मुझे ऐसा कमेंट में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि आप कमेंट भी पढ़ते रहिए, हमारे जवाब भी देते रहिए। बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सुरेश जी, नमस्ते खुशी सिंह, नमस्ते लकी सिंह, गुड मॉर्निंग। आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपके कमेंट से। स्टार्ट करते हैं क्लास, चर्चा करते रहेंगे, आपके कमेंट पर भी बात होती रहेगी। देखिए, क्लास 11th हमारी जो बुक है वो एनसीईआरटी की बुक है। उस एनसीईआरटी की बुक के 2 खंड हैं, 2 खंडों में विभक्त है। एक खंड जो कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार है, और दूसरा खंड जो है वो है इसका राजनीतिक सिद्धांत। हम प्रथम बुक जो स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारी संविधान क्यों और कैसे। उसमें हम संविधान पर एक गहनता से चिंतन करने जा रहे हैं। गहनता से चिंतन करने का मतलब ये है कि हम ये चिंतन करेंगे कि संविधान है क्या, संविधान के कार्य क्या हैं, संविधान क्यों आवश्यक है। फिर हम देखेंगे संविधान भारत का किस प्रकार से बनाया गया। हम संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। हम इसी चैप्टर में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। इन सब से पहले मैं आप लोगों को हमारा जो सिलेबस है, थोड़ा सा उस सिलेबस की तरफ ध्यान खींचना चाह रहा हूँ। तो देखिए, हम जैसा कि देख रहे हैं कि हमारी बुक है एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें आप देख रहे हैं संविधान क्यों और कैसे फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय शासन, संविधान एक जीवन दस्तावेज, संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को थोड़ा सा इस बार 2020 का जो सिलेबस है उस सिलेबस में बदला गया है। इनमें क्या परिवर्तन किया गया है, बिल्कुल हम उसकी भी चर्चा करेंगे। आप सभी लोग नमस्ते लिख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। आर के चौधरी नमस्ते, रमेश जी नमस्ते, श्रवण कुमार हाँ सर सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप हम लोग जो है ये बुक जो देख रहे हैं, उस बुक में परिवर्तन क्या हुआ है, थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। संविधान क्यों और कैसे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसके साथ इस बार क्या क्या जोड़ दिया गया है। इस बार संविधान एक जीवन दस्तावेज जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 9 नंबर पर, वो आपके फर्स्ट चैप्टर के साथ में ऐड कर दिया गया है। भारतीय संविधान में अधिकार इसी के साथ ऐड है। इनके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों को भी शामिल कर दिया गया है। ये इतना बड़ा आपका कंप्लीट एक चैप्टर बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे चुनाव में प्रतिनिधित्व जो किया जाता है उसके क्या सिस्टम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों एज इट इज रखे गए हैं। संघवाद वाले चैप्टर को इस बार नहीं रखा गया, और स्थानीय शासन का जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। लेकिन जो इन संशोधनों की मैं चर्चा कर रहा हूं, मतलब जो इनमें परिवर्तन किया गया है, इनमें से कुछ भाग को हटाया गया है, ये सारा का सारा संशोधन है सीबीएसई के लिए। आरबीएसई के लिए अभी तक इस प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। तो हम हमारे इस पूरे सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक आए हुए हैं उन सभी टॉपिक पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन हो और चाहे अनडिलीटेड पोर्शन हो, चर्चा सभी पर की जाएगी। इसके बाद में आप लोग देखेंगे ये आपकी दूसरी बुक है जिसमें आप देख रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति और विकास। हम इन सभी चीजों पर जो यहाँ पर लिखी हुई दिखाई दे रही है, इन सभी बिंदुओं पर हमारे इस क्लास में निरंतर बातचीत करते रहेंगे। निरंतर अध्ययन अध्यापन चलता रहेगा, आप लोगों से इन सभी विषयों पर निरंतर बातचीत होती रहेगी। तो हम हमारे सिलेबस को डिस्कस करने के बाद अब बढ़ते हैं आगे
और जैसा कि हमारे एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सरुण कुमार, वो कह रहे हैं बुक का फोटो अलग है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बुक का फोटो अलग है। फोटो इसलिए अलग है क्योंकि थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है। संशोधन करने के बाद में बुक की प्रिंटिंग चेंज हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अंदर आपका कंटेंट है वो कंटेंट आपके सामने है। एक और ब्रदेन चौधरी हैं, वो लिख रहे हैं सर हमें ये बुक नहीं मिली है। देखिए, कुछ स्कूलों में ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी की बुक को नहीं चलाया जा रहा है और किसी प्राइवेट बुक को चलाया जा रहा हो जो कि राजस्थान आरबीएससी की हो। मैं एक बार आप लोगों को बहुत क्लियर करना चाहूँगा, आप सभी स्टूडेंट जो इस समय मेरे सामने बैठे हैं, आपके सामने जो दो बुक अभी दिखाई दे रही है और जिनका कंटेंट मैंने अभी आपको बताया है, इनकी सिलेबस जिसका बताया है, ये वर्तमान समय में राजस्थान में सीबीएसई की जो बुक है, यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक चलती है, उसी को कंटिन्यूस हर जगह पर किया जा रहा है, मतलब उसी बुक को चलाया जा रहा है। अब हो ये रहा है कि कुछ एक स्कूल्स ऐसे हैं जो कि आरबीएससी की बुक चला रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी स्कूल उसी में शामिल हो जिसमें आरबीएससी की बुक चलाई जा रही हो, लेकिन 90% स्कूल वर्तमान समय में इसी बुक को चला रहे हैं और आपको इस क्लास के अंदर इसी बुक से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। तो हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, संविधान क्यों और कैसे, हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान किसे कहते हैं, हम इसमें इस पर चर्चा करेंगे। तो संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, हम चर्चा करेंगे संविधान समाज को क्या देता है, हम चर्चा करेंगे संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, इसके अलावा भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है संविधान क्यों और कैसे, हम इस चैप्टर के अंदर इन बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बारी बारी क्लास टू क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले संविधान का अर्थ क्या है। देखिए, संविधान जब हम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो संविधान का अर्थ क्या है। संविधान उन नियमों का, उन उपबंधों का एक पुंज है। पुंज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी नियम, बहुत सारे उपबंधों को शामिल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसे हम पुंज कहते हैं। तो संविधान उन नियमों का, उन कानूनों का एक पुंज है जिनका स्वरूप लिखित भी हो सकता है और जिनका स्वरूप अलिखित भी हो सकता है। लिखित और अलिखित, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन एक गिलक्राइस्ट ने जो परिभाषा दी है, आप उस परिभाषा के माध्यम से संविधान के अर्थ को स्पष्ट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, परिभाषा क्या कहती है। संविधान उन लिखित अथवा अलिखित नियमों या कानूनों को कहते हैं, वो कानून या नियम है जिनका स्वरूप लिखित है या अलिखित है, जिनसे सरकार के संगठन, उसके विभिन्न अंगों की शक्तियों के वितरण तथा उन सामान्य सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। देखिए, एक देश जिसमें शासन चलाने के लिए एक सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ये तीनों ही अंग किस प्रकार से अपना कार्य करेंगे, इन अंगों की शक्तियां क्या होगी, ये सब संविधान के अंदर लिख दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आप ये देख रहे हैं कि विभिन्न अंगों के शक्तियों के वितरण के साथ साथ सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाएगा। जैसे कि भारत का शासन संसदात्मक शासन रहेगा, भारत का शासन संघात्मक शासन रहेगा या एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण रहेगा। तो ये सारे सिद्धांत, ये सारे नियम जो होते हैं वो लिख दिए जाते हैं संविधान के अंतर्गत और हम इसी को संविधान कहते हैं। हम संविधान को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट करने जा रहे हैं इस परिभाषा के पश्चात। देखिए, हम यहां पर ये देखेंगे कि संविधान शब्द जो है, संविधान जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, ये जो संविधान है, इस संविधान का जन्म किस प्रकार से हुआ। हमने ये तो देखा कि संविधान क्या है, लिखित और अलिखित
नियमों या कानूनों का एक दस्तावेज है। आप अगर गिलक्राइस्ट की परिभाषा को पूरा नहीं समझे हो तो बहुत आराम से आप इस चीज को समझ सकते हो। देखिए, हम अभी इसके इतिहास पर जाएंगे। लिखित या अलिखित, लिखित या अलिखित, नियम या कानून, नियम या कानूनों का, नियमों या कानूनों का दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब होता है रिकॉर्ड, यानी कि लिखित और अलिखित जो होते हैं कानूनों का ये एक दस्तावेज है, ये एक रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल, मैं आपके सारे कमेंट्स जो आ रहे हैं उन कमेंट्स पे नजर रख रहा हूं। पूजा जी लिख रही हैं, सर जी किसी एक नंबर को ब्लॉक करने के बारे में बोल रही हो, सर इस क्लास में बाहर निकालो इसको। हो सकता है देखिए कुछ विद्यार्थी इस क्लास में ऐड हो और वो कुछ इस प्रकार के कमेंट कर रहे हो जो दूसरों को परेशान कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहे हो। लेकिन हमारा ध्यान इस समय जो है मुख्य रूप से अपनी पढ़ाई पर रहेगा। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि संविधान, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये है क्या? लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है। अब लिखित और अलिखित कानूनों का दस्तावेज है तो ये तो समझ में आता है कि लिखित जो होते हैं उनका तो एक दस्तावेज हो सकता है कि नियम लिख दिए गए, कानून लिख दिए गए, उनको रिकॉर्ड करके रख दिया गया, हम उसको संविधान कह देंगे। जैसे कि भारत का संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद रखे गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इतना बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, बहुत मोटा सा संविधान है, एक पूरी किताब है जिस पर आप खोलना स्टार्ट करते हैं तो एक एक अनुच्छेद में एक एक बात का उल्लेख किया गया है। तो संविधान, ये तो समझ में आता है आप लोगों को सभी को कि संविधान लिखित तो है। अब कई विद्यार्थी ऐसा सोच रहे होंगे कि अलिखित संविधान कैसे होता है। जब हम अलिखित संविधान की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, यहां अलिखित का मतलब है, अलिखित अर्थात परंपरागत, परंपरागत विकास। परंपरागत विकास का मतलब यह है कि उस संविधान का सदियों से परंपराओं के साथ विकास हुआ हो, उस संविधान को हम क्या कहेंगे? अलिखित संविधान कहेंगे। और जब हम परंपरागत विकास या अलिखित संविधान के नाम पर किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो नाम आता है ब्रिटेन का संविधान। किसका नाम आता है? ब्रिटेन का संविधान। अब जब नाम यहां पर ब्रिटेन का आया है तो एक सवाल आप लोगों से मैं पूछता हूं, मैं थोड़ी देर बाद ही उसका उत्तर दूंगा, तब तक आप लोग सोचिए। और वो सवाल ये है कि संविधान का जन्म कब हुआ? संविधान किस समय पहली बार अस्तित्व में आया होगा? इसका जन्म कब हुआ होगा? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले यहां पर एक बार वापस इसी पर आते हैं। आप लोग जो भी अभी इस पर बातचीत करेंगे, हाँ बिल्कुल, आपके कमेंट में लिखा हुआ है, ओम प्रकाश जी लिखा है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। बिल्कुल, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान को पूरी तरह से लिखा गया है, उसमें से किसी भी चीज को अलिखित नहीं रखा गया है। कोई भी चीज हमारे यहाँ पर परंपरा के साथ में विकसित नहीं हुई है। हमारे संविधान में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 395 अनुच्छेद, एक बहुत बड़ा संविधान बनाया गया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ये। इसमें सारी बातों का उल्लेख किया गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके संविधान को बनाया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके निर्देशन में संविधान को तैयार किया गया था। राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके निर्देशन में संविधान कंप्लीट हुआ था। हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सारी इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा ये सारी बातें हमारे सामने आती रहेगी, क्योंकि संविधान अपने आप में, हाँ बलबीर सिंह ने लिखा है, बलबीर सिंह महिया ने 1215 ईस्वी। बलबीर सिंह, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आपका सवाल, मैंने जो सवाल पूछा था आपने एकदम सही जवाब दिया है। अब हम देखेंगे 1215 में कैसे। कई स्टूडेंट ने तो जवाब जो है वो भारतीय संविधान के हिसाब से दे दिया होगा, जैसे कि लक्ष्य ने लिखा है 26 नवंबर 1949 को। तो लक्ष्य, आपने जो जवाब दिया है वो जवाब आपका भारतीय संविधान के संबंध में, मैंने जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न क्या था, पहली बार संविधान कब अस्तित्व में आया होगा,
और वो जवाब जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था करेक्ट था 1215 ईस्वी में, हम उस पर अभी बात करने वाले हैं। लेकिन हम थोड़ी देर पहले वापस अपने इसी बात पर आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सिद्धार्थ ठाकुर ने भी लिखा है 1215। सिद्धार्थ ठाकुर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, संविधान में हमने देखा कि लिखित और अलिखित दोनों ही प्रकार के नियमों और कानूनों का एक उपबंध हो सकता है, एक दस्तावेज हो सकता है, जिसको हम संविधान कहते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा भारत का संविधान लिखित है। बिल्कुल, भारत का संविधान लिखित है। अब तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो जवाब आ रहे हैं 1215 आ रहे हैं। हाँ तेजाराम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ओम प्रकाश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुखदेव बिश्नोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पायल अग्रवाल बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने बहुत सही जवाब दिए हैं। 1215 एकदम करेक्ट है। क्यों है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत जल्द कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के इस एग्रेशन को देख करके कि आप मतलब कितनी जिज्ञासा से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं और किस प्रकार से आपके जवाब इमीडिएट आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। चलिए, मैं एक सवाल आप पर छोड़ देता हूं ताकि आप उस पर सोच करके अपने कमेंट लिखें। तब तक मैं थोड़ा सा इस पर आगे बढ़ जाऊंगा। सवाल आपका यह है कि हमारा संविधान कब बनकर कंप्लीटली तैयार हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं, उस पर आपके कमेंट्स देखेंगे। अभी देखिए, भारत का संविधान लिखित है, बिल्कुल ठीक है। अलिखित संविधान किसको कहेंगे? जो परंपराओं के आधार पर विकसित हुआ हो, यानी कि परंपरागत जिसका विकास हुआ हो। और ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि इसका उदाहरण है। ब्रिटेन के संविधान को किसी एक निर्धारित समय में नहीं बनाया गया है, पूरी तरह से उसको लिखित रूप नहीं दिया गया है, बल्कि वहां पर बहुत सारी बातों को समय के साथ विकास पर छोड़ दिया गया है। समय समय पर राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में जब कोई बड़ा डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन को भी जो है वो बाद में संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये सारा एक समय के साथ विकास हुआ है संविधान का। इसलिए हम ब्रिटिश संविधान को अर्ध विकसित और अर्धलिखित संविधान कहते हैं। और ब्रिटिश संविधान में आज भी राजा का पद है, पता है ना आप सभी को। ब्रिटेन में आज भी राजा के पद को अस्तित्व में रखा गया है। ये इस बात का एग्जाम्पल है। ज्यादातर जवाब सही आने लग गए हैं। 26 नवंबर 1949 हर्षित कह रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट जो है 26 नवंबर 1949 कह रहे हैं और आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट जवाब दिया है आपने। इस प्रकार के सवाल मैं आपसे बार बार पूछता रहूंगा और देखता रहूंगा ये कि आप कितने तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए और आने वाली क्लासों के लिए। और मुझे लग रहा है आपने जो स्टार्ट दिया है बहुत अच्छा दिया है। आप बहुत सटीक जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब आप पढ़ाई को लेकर के बहुत जागरूक हैं, बहुत सचेत हैं। बिल्कुल, बड़ी खुशी हो रही है आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ करके। चलिए, तो हमने परंपरागत विकास की बात कही, ब्रिटेन उसका एक एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि संविधान जो है वो कब अस्तित्व में आया। ज्यादातर विद्यार्थियों ने भी कहा था बिल्कुल 1215 ईस्वी में आया था। कैसे, देखिए, ये घटना है 1215 ईस्वी, ब्रिटेन की घटना है। ब्रिटेन में राजतंत्र था, उस समय राजा का शासन था, राजतंत्र। ब्रिटेन में क्या था? राजा का शासन था, राजतंत्र था। 1215 की बात है ये। उस समय पहली बार जनता ने आक्रोश जताया। और आक्रोश किस बात को लेकर के जताया गया? अधिकारों को लेकर के आक्रोश जताया गया, यानी कि अधिकारों की मांग की गई। अधिकारों की मांग इतनी तीव्र हो गई कि ब्रिटिश सरकार को उस आक्रोश को शांत करने के लिए एक कदम उठाना पड़ा। और वो कदम ये था कि प्रथम बार ब्रिटिश इतिहास में लिखित में जनता को या प्रजा को अधिकार प्रदान किए गए। क्या किया गया? लिखित में प्रजा को अधिकार प्रदान किए गए। इसी को ब्रिटिश इतिहास में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्रिटिश मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश मैग्ना कार्टा। अब ब्रिटिश मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? ब्रिटिश
मैग्ना कार्टा। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने बताया आपको कि ब्रिटिश मैग्ना कार्टा है। ब्रिटिश इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि लिखित में अधिकार दिए गए थे। इसके पश्चात ब्रिटेन में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए ब्रिटेन ने, संसदात्मक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए ब्रिटेन ने, और दुनिया में अधिकतर देशों में धीरे धीरे लोकतंत्र आने लगा, और लोकतंत्र जहां जहां आया वहां पर संविधान का निर्माण किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका ने 13 राज्यों के साथ मिलकर फिलाडेल्फिया में पहली बार अपने संविधान का निर्माण किया था। जिस अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने पहली बार 13 राज्यों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया था, और बाद में ये 13 राज्य बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच चुके हैं? ये पहुंच चुके हैं 50 राज्यों तक। वर्तमान समय में अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, जिसे हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। लक्ष्य महर्षि ने बताया है अधिकारों का घोषणा पत्र। बिल्कुल, मैग्ना कार्टा का मतलब ही अधिकारों का घोषणा पत्र है। जो पहली बार ब्रिटेन में अधिकार दिए गए थे उसे हम अधिकारों का घोषणा पत्र, हम उसको ब्रिटिश मैग्ना कार्टा कहते हैं। पहली बार लिख करके अधिकार दिए गए थे, यहीं से संविधान की नींव हो गई थी। मतलब ये संविधान की नींव मानी जाती है कि पहली बार संविधान इस प्रकार से वहां पर प्रारंभ हुआ था। संविधान का मतलब ही क्या है? संविधान यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जो प्रजा और राजा यानी कि सरकार और जनता के बीच में कुछ नियम स्थापित करे, जिससे दोनों के बीच में किसी प्रकार का तनाव और संघर्ष ना बढ़े, उसी को कहा जाता है संविधान। जहां अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, जहां लोग शांतिपूर्वक रह सके, जहां लोगों को यह पता हो कि मेरा अधिकार क्या है और मेरे कर्तव्य क्या है, उसी को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो पहली बार ब्रिटिश इतिहास में जब ऐसा हुआ तो हम संविधान का जन्म वहीं से मानते हैं कि वहीं से संविधान की नींव पड़ी, और आने वाले समय में लोकतंत्र में संविधान को आगे बढ़ाया गया। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो बात कर रहे थे कि यूएसए जो कि 50 राज्यों का वर्तमान समय में एक संघ है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब ये सभी ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए तो पहले 13 राज्यों ने मिलकर के फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन किया, वहां अपने संविधान का निर्माण किया। आपको फ्रांस की राज्य क्रांति याद होगी, वहां पर भी जब फ्रांस में पहली बार स्वतंत्रता और समानता की बात कही गई, फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात फ्रांस ने स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए जो राजतंत्र था उसको समाप्त करते हुए लोकतंत्र की नींव रखी। तो जैसे जैसे देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ वैसे वैसे वहां पर संविधान का निर्माण किया गया। भारत भी इसका एक उदाहरण है। भारत ने 1947 में अपनी आजादी प्राप्त की। आजादी के पश्चात भारत ने अपने संविधान का निर्माण किया, और वर्तमान समय में हम जो जिस संविधान के अंतर्गत जी रहे हैं उस संविधान को बनाया गया। तो आज वर्तमान समय में बहुत कम देश ऐसे हैं जो बिना संविधान के हो। हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल में राजतंत्र था, राजा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। एक स्टूडेंट ने पूछा है पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बताएंगे आपको। देखिए, आपको जो उत्कर्ष ऐप में पढ़ रहे हैं, एक तो यूट्यूब पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक उत्कर्ष ऐप पे पढ़ रहे हैं। आप लोग जो ऐप पर पढ़ रहे हो, आप सभी लोगों को आपके नोट्स मिलेंगे, आपकी क्लास पीडीएफ मिलेगी, आपको क्विज दिया जाएगा, क्विज का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आप लोग जो है वो संडे टेस्ट में भी अपीयर होगे। एक टेस्ट होगा जिसमें आपको अपने आप को मूल्यांकन करने का मौका दिया जाएगा। और आप कहाँ से पीडीएफ प्राप्त करोगे? देखिए, आप माई लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी के अंदर आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है वो सारा मिल जाएगा, और ई नोट्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फर्क रहेगा। जिन लोगों ने ऐप लिया है और ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन लोगों को इन सारे बेनिफिट्स को पाने का मौका मिलेगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही है और हम लोगों ने ऐप लिया और ऐप में हम पढ़ रहे हैं, तो ऐप में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक बार रिपीट करता हूँ कि आप क्या क्या बेनिफिट्स ले रहे हो। जिन लोगों ने ऐप लिया है उन लोगों को इस क्लास वीडियो के अलावा क्लास में जो पढ़ाया गया है उसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आपको माई लाइब्रेरी में जाकर के मिलेगी। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा? क्लास क्विज मिलेगा, क्विज सॉल्यूशन मिलेगा, टेस्ट होगा जो वीकली टेस्ट, उसमें अपीयर होने का मौका मिलेगा।
आपको अवसर मिलेगा कि किस प्रकार से आप जो है वो अपने आप को मूल्यांकन कर पाते हो कि जो पढ़ा है वो सारा आपको याद है अथवा नहीं है। चलिए, आपने लिखा है थैंक यू, मेरी तरफ से भी थैंक यू। और जानकारियां ऐसी आप पूछते रहेंगे, बिल्कुल जो रिलेवेंट होगी, जो आवश्यक होगी, उनकी जानकारियां दी जाएगी। तो मैं आपको यहां पर यह बता रहा था कि किस प्रकार से अमेरिका के अंदर संविधान का निर्माण किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हमने तो अभी तक क्या देखा, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। हमने देखा कि संविधान शाब्दिक तौर पर देखा जाए तो क्या है, संविधान कानूनों और नियमों का, लिखित और अलिखित कानूनों और नियमों का एक पुंज है, एक दस्तावेज है। गिलक्राइस्ट ने भी इसी प्रकार की बात कही है कि संविधान वे नियम और वे कानून है जिनका स्वरूप लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, जिनके माध्यम से एक देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होगी उसके लिए उसमें नियम लिख दिए जाते हैं, जिसमें सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों को ये बता दिया जाता है कि उनके अधिकार क्या है, मतलब उनकी शक्तियां क्या है, वो कार्य कैसे करेगी। इस सारी व्यवस्था को जब एक लिखित या अलिखित रूप दे दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को संविधान क्या है ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। जब हम संविधान की आवश्यकता क्यों है इस पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सामूहिक विविधता में तालमेल स्थापित करना यह संविधान का सबसे बड़ा काम है। सामूहिक विविधता क्या है बताइए। सामूहिक विविधता से आप क्या समझते हैं? यानी कि एक समाज में अनेक समूह होते हैं, अनेक समूह होते हैं, नहीं होते समाज में अनेक समूह? समाज में बहुत सारे समूह होते हैं और इन समूहों में विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विविधता। ये विविधता किस आधार पर हो सकती है? ये धर्म के आधार पर हो सकती है। धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्रीयता। ये देखिए, इतने सारे आधार जो हैं, इन आधारों पर समाज में आप अलग अलग प्रकार के लोगों को एक ही जगह पर रहता हुआ देख सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है भारत क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधता ही विविधता है। एक जगह आपने सुना भी होगा, विविधता में एकता भारत में पाई जाती है। अब भारत में हम अगर धर्म के आधार पर देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने सारे धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है अजीत हुड्डा, समाज में भिन्नता, यानी कि समाज जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के समूह जो कि जाति के आधार पर बनते हैं, जो कि धर्म के आधार पर बनते हैं, जो कि नस्ल, भाषा, क्षेत्रीयता के आधार पर बनते हैं, उन सभी समूहों का क्या है? एक मिश्रण है। हिंदुस्तान जो जहां बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। हम हिंदुस्तान की क्यों बात करें, हम बहुत सारे देशों में देखेंगे। आज आप अमेरिका में जाइए, वहां पर आपको बहुत अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाएंगे धार्मिक आधार पर, जिनमें विविधता पाई जाती है। इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगहों पर आजकल, चूंकि हम लोग किस में जी रहे हैं? हम लोग जी रहे हैं वर्तमान समय में वैश्वीकरण के युग में, जहां पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहते हैं। हम उस दुनिया में जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अलग अलग प्रकार के लोग होंगे तो लोगों की आवश्यकताएं भी क्या होगी? अलग अलग प्रकार की होगी। लोगों की आवश्यकताओं में भी विविधता होगी। लोगों की आवश्यकताओं में भिन्नता आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक आवश्यकता होती है। तो धर्म की अपनी आवश्यकता हो सकती है, जाति की अपनी आवश्यकता हो सकती है। हम इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए कि हिंदू, मुस्लिम, व अन्य धर्मों के जो लोग हैं वह अन्य
धर्मों के लोग ये एक ही स्थान पर अगर रह रहे हैं तो सबकी अपनी आवश्यकताएं हो सकती है, सबके अपने जीने के तरीके हो सकते हैं। अब उन आवश्यकताओं में, उन जीने के तरीकों में, जीने के तरीकों का मतलब उनकी अपनी एक जीवन शैली, उनकी अपनी एक संस्कृति, तो उस संस्कृति में और आवश्यकताओं में तालमेल बिठाना, यानी कि संस्कृति तथा आवश्यकताओं में तालमेल बिठाना। अब आप ये देखेंगे कि संस्कृति और आवश्यकताओं में तालमेल बिठाने के लिए संविधान क्या करता है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियम बनाता है। क्या करता है? ऐसे बुनियादी नियम बनाता है। बुनियादी नियम, बुनियादी नियम क्या होते हैं? बुनियादी नियम वो होते हैं, बुनियादी नियम वो होते हैं जो कि हर एक देश में जाओगे तो आप वहां पर उन नियमों को जरूर पाओगे, जिससे कि लोगों के बीच में एकता और सामंजस्य बना रहे। उनको हम कहते हैं बुनियादी नियम। देश का शासन कैसे चलेगा, ये बुनियादी नियम है। देश धर्म प्रधान देश होगा या फिर धर्मनिरपेक्षता वाला देश होगा, ये एक बुनियादी नियम है। देश में लोकतंत्र किस प्रकार का होगा, ये एक बुनियादी नियम है। तो ऐसे बुनियादी नियम जो है वो, देखिए एक सवाल मेरे सामने आया है, विविधता का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, विविधता का मतलब होता है जहां पर अलग अलग प्रकार का आपको कल्चर दिखाई देता है, जिनकी खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार ये सारे एक समान नहीं हो, उसको अपन क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। विविधता जाति के आधार पर भी हो सकती है, विविधता समाज के आधार पर भी हो सकती है। जाति, धर्म, भाषा ये सब विविधता पैदा करते हैं। आप बाहर मत जाइए, हिंदुस्तान में देखिए। आप मान लीजिए कि इस समय दक्षिण भारत में किसी एक राज्य में रह रहे हैं, आप अचानक किसी काम से उत्तर भारत में आए, आपको बिल्कुल अलग जीवन शैली दिखाई देगी, यही विविधता है। आप मान लीजिए कि पश्चिम भारत में कहीं रह रहे हैं, आप चले गए पूर्व भारत की ओर, आप अरुणाचल प्रदेश चले गए, मिजोरम चले गए, नागालैंड चले गए, और वहां जाकर के आपने देखा कि आपको बिल्कुल ही अलग प्रकार की जीवन शैली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो विविधता देख रहे हो, जहाँ खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, आचार विचार अलग है, यही तो है विविधता। हम लोग जब कोई त्योहार मनाते हैं तो हम बहुत अलग अलग त्योहारों को हिंदुस्तान में मनाता हुआ देखते हैं। कोई होली मना रहा है, कोई दीपावली मना रहा है, कोई ईद मना रहा है, मुहर्रम मना रहा है। इसी प्रकार से हम हर एक क्षेत्र के अंदर विविधता देखेंगे। आप भाषा के बारे में देखिए, आप एक क्षेत्र से थोड़ा सा दूरी पर कहीं जाते हैं, वहां आपको अलग भाषा बोलते हुए लोग दिखाई देते हैं, इसी को विविधता कहते हैं। तो विविधता एक बहुत ही आसान सा शब्द है, विविधता एक बहुत ही आसान सा शब्द है जो कि हर किसी के समझ में बड़े आराम से आ जाता है। और मेरा जहां तक मानना आपको समझ में आ गया होगा, अजीत कह रहे हैं अलग प्रकार के लोगों का एक जगह पर निवास करना बिल्कुल ठीक है। आप भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, बस उसी को हम विविधता कहेंगे। हिंदुस्तान इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने देखा कि संविधान क्या करता है, बुनियादी नियम बनाता है। हिंदू, मुस्लिम व अन्य धर्म के लोग जो रह रहे हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, सारे धर्म जो है वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, सबकी अपनी अपनी जीवन शैली है। उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए एक संविधान क्या करेगा, बुनियादी नियम बनाएगा। कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होंगे जिसके आधार पर ये लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह सके। ये संविधान का पहला कार्य है। संविधान का दूसरा कार्य क्या है? संविधान का दूसरा कार्य है निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट करना। निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट करने का मतलब यह है कि निर्णय कौन लेगा। सरकार, पहले राजा निर्णय लेता था, वर्तमान समय में निर्णय लेने का काम किसके पास में है? लोकतंत्र में सरकार के पास है। तो सरकार निर्णय लेती है। यहाँ पर लक्ष्य कह रहे हैं बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह जिसमें समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आपने जो कहा है वो एक बुक की लैंग्वेज है, जिससे ये पता चलता है कि भाई एक विश्वास बना रहे, न्यूनतम समन्वय और न्यूनतम विश्वास बना रहे,
उसी को हम क्या कहते हैं, बुनियादी नियम कहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैंने भी यही बताया आपको कि संविधान के द्वारा उन बुनियादी नियमों का निर्माण किया जाता है जिसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सके, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह सके। अब हम बात कर रहे हैं निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट करना। सरकार, निर्णय कौन लेता है? सरकार लेता है। सरकार निर्णय लेगी, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा संविधान। संविधान निर्णय करता है या तय करता है। संविधान के अंतर्गत लिख दिया जाता है कि सरकार निर्णय लेने का कार्य करेगी। अब सरकार जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार होती है, उसी को निर्णय लेने का कार्य दिया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि समाज में जो लोग रह रहे हैं, समूह के आधार पर हम उनका बंटवारा करते हैं। समूह ए तथा समूह बी, ये आप 2 प्रकार के समूह एक ही साथ रह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। समूह ए जो है वो मान लीजिए जो नियम बनाता है वो नियम है अ, और समूह बी जो नियम बनाता है वो नियम है ब। तो यहां आपने देखा कि दोनों अपने अपने जीने के लिए अपने अपने अनुसार नियम बनाना चाहेंगे। समूह ए अब तरह का, जिसका नाम मैंने अ दिया है, एक प्रकार का नियम होगा, तो एक ऐसा नियम बनाना चाहेगा। तो समूह बी जो है वो एक ऐसा नियम बनाना चाहेगा जिसको नाम मैंने नियम ब दिया है। तो हम यहाँ पर एक सवाल पूछा है, लक्ष्य ने लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति का कार्य विधायी अंग का है। बिल्कुल हम अभी बात करेंगे इस पर भी, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में है। देखिए, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले वापस आपको एक बार मैं यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ कि निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट करना संविधान ये तय करता है, संविधान ये निर्णय करता है कि कौन निर्णय लेगा, सरकार निर्णय लेगी। उसके पश्चात मैंने ये कहा कि समूह ए और समूह बी एक ही समाज में रह रहे हैं। समूह ए जो है वो नियम अ बनाना चाहता है, समूह बी नियम ब बनाना चाहता है। तो नियम अ और ब में क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संघर्ष कि नियम ए के अनुसार जिया जाए या नियम बी के अनुसार जिया जाए। तो ऐसी स्थिति में संविधान ये तय कर देता है कि नियम कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। अब जैसा कि अभी एक लक्ष्य ने जैसा कि कहा था कि नियम विधायी अंग बनाता है, तो ये हमें पता है कि सरकार जो है उस सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। विधायी, कार्यपालिकीय तथा न्यायपालिकीय। ये 3 अंग होते हैं सरकार के। इन तीनों अंगों में से जो विधायी अंग है, जैसा कि हम अगर भारत की बात करें तो भारत में विधायी अंग की भूमिका कौन निभाता है? संसद। तो कानून का निर्माण कौन करता है? संसद। संसद का काम है विधि निर्माण करना, कानूनों का निर्माण। कानून का निर्माण कौन कर रहा है? संसद। देखिए, माफिया टोंक पूछ रही है ये पार्ट कौन सा है सर? बिल्कुल, ये पार्ट जो है आपकी बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उस बुक में से जो फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, हमने उस चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट किया है। इसी प्रकार के सुभाष खीचड़ भी यही पूछ रहे हैं, सर यह कौन सा पार्ट है? तो ये पार्ट कौन सा है ये मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपने क्लास लेट अटेंड की हो इसलिए आपको पता नहीं हो, बाकी स्टार्टिंग में बता दिया था। खुशी ने जवाब दिया है, चैप्टर फर्स्ट है ये। तो देखिए, हम एक बार वापस रिपीट करते हैं। सरकार के 3 अंग हैं, विधायी, कार्यपालिकीय व न्यायपालिकीय। विधायी अंग का काम क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? इन कानूनों को लागू करना। कानूनों को
लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है? कानूनों की व्याख्या करना, व्याख्या करना। तो आपने देखा विधायी अंग, जिसको हम संसद कहते हैं, ये कानून का निर्माण करने का काम करती है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। अब यहां पर बात हम जो कर रहे थे वो थी कि कानून कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा, ये तय किसने किया? संविधान ने। क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि कानून बनाने का काम कौन करेगा? कानून बनाने का काम संसद करेगी, या जो सरकार का विधायी अंग है उसके द्वारा कानून निर्माण करने का कार्य किया जाएगा। तो अभी आपने इसमें यह देखा कि जब एक समाज में बहुत सारे समूह रहते हैं तो बहुत सारे समूहों के बीच में विविधता पाई जाती है। विविधता पाए जाने के कारण लोगों की जीवन शैली, उनके आचार विचार, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव है, भेदभाव का मतलब जो विविधता है, उस विविधता में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के नियम और कानूनों की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि हर एक समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने अनुसार नियम बनाना चाहेगा, अपने अनुसार कानून बनाना चाहेगा, जिससे उनको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। तो संविधान ये तय करता है कि उनके लिए कुछ बुनियादी नियम होने चाहिए। लेकिन वो बुनियादी नियम बनाएगा कौन? वो बुनियादी नियम बनाएगा हमारा विधायी अंग, अर्थात सरकार का विधायी अंग उन बुनियादी नियमों को बनाने का कार्य करेगा। तो हमने यहां पर ये देखा कि कानून बनाएगा कौन। फिर हम बात करते हैं सरकार की शक्तियों एवं सेवाओं के बारे में। हम यहां पर ये देखेंगे कि कानून बनाने का काम हमने किसको दे दिया, यानी कि संविधान ने किसको दे दिया? सरकार को। विधि निर्माण कौन करेगा? सरकार। यहां पर सरकार का अर्थ वास्तव में क्या है? सरकार के विधायी अंग से है। और हो सकता है कि ये सरकार कौन सा रूप धारण कर लेवे? निरंकुश रूप धारण कर लेवे, निरंकुश रूप धारण कर लेवे। और निरंकुश रूप धारण करते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण करे, ऐसे नियमों का निर्माण करे, ऐसे कानून या नियम जो किसी समूह विशेष की पहचान, समूह विशेष की पहचान समाप्त कर दे। देखिए यहां पर आप ये देख रहे हैं कि सरकार ने कानून बनाने का काम करना है, ये संविधान ने कह दिया। अब मान लीजिए कि जब कानून बनाना हो और सरकार निरंकुश रूप धारण करते हुए ऐसे कानूनों को बनाना प्रारंभ कर देवे जो कानून किसी एक समूह विशेष की, उसकी जो विशेषता है उसको ही नष्ट कर देवे। कैसे नष्ट कर देवे? हम मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक समूह विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष के लोग हैं, उनकी एक परंपरा है, वो उस परंपरा से जी रहे हैं, लेकिन कानून बना करके उस परंपरा को ही समाप्त कर दिया गया। धीरे धीरे ऐसी परंपराओं को समाप्त करना कहीं ना कहीं उस समूह विशेष की जो एक विशेष पहचान है, जिसके पीछे वो जाना जाता है, उसकी विशेषता को ही समाप्त करना है। तो संविधान क्या करता है? संविधान क्या करता है? इन शक्तियों पर सीमाएं, सीमाओं का मतलब क्या होता है? नियंत्रण लगाता है, नियंत्रण लगाता है, अंकुश लगाता है। सरकार क्या क्या कार्य कर सकती है ये कौन तय करेगा? संविधान तय करेगा। और यही कारण है कि सरकार इस प्रकार के मनमाने कानून लागू नहीं कर सकती, मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार की सीमाएं तय की गई है। और कहां तय की गई है? संविधान के अंदर तय की गई है। जैसा कि आपने देखा, भारतीय संविधान स्पष्ट करता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दोनों मिलकर कानून का निर्माण करेंगे। कौन कौन से विषय होंगे ये भी तय किए गए हैं। अगर कानून गलत बन जाता है तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उनकी पुनर्जांच कर सकती है, कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, पुनर्जांच के लिए भेज सकती है। तो कहीं ना कहीं सीमाएं तय की गई है, लिमिटेशंस तय की गई है संविधान के द्वारा कि एक सरकार कौन कौन से कानून बना सकती है। तो संविधान
एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है कि वो सरकार की सीमाएं निर्धारित करता है कि सरकार अपनी सीमाओं में रहकर ही कानून का निर्माण करे। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो है सोवियत संघ का मतलब क्या है। वैसे अभी सोवियत संघ शब्द तो मैंने यूज ही नहीं किया है। और एक सवाल पूछा गया है, सर ऐप में क्लास नहीं आ रही है। अगर ऐसा कुछ समस्या आ रही है कि ऐप में क्लास नहीं आ रही है, तो हम अभी जो हमारी यहाँ की टेक्निकल टीम है उनसे बात करेंगे। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो जिसकी वजह से नहीं आ रही हो। आपको बिल्कुल ये क्लास मिल जाएगी और अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा। हाँ, हो सकता है 2-3 स्टूडेंट पूछ रहे हैं, श्रवण कुमार परमार भी पूछ रहे हैं कि क्लास नहीं आ रही है ऐप पर। विनीता पूछ रही है, संविधान का तीसरा काम सरकार द्वारा अपनी जनता पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा रखे, ये तय करना है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हमने इसी टॉपिक पर भी चर्चा की है। देखिए, सोवियत संघ की बात वैसे मैंने नहीं की है, लेकिन फिर भी पूछ लिया तो आपको बता देता हूं, क्योंकि जहां हम जिस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं वहां कहीं सोवियत संघ का भी नाम आ रखा है कि राजतंत्र में राजा कानून बनाता है। पूर्व सोवियत संघ में कानून वहां की साम्यवादी पार्टी बनाती थी। सोवियत संघ क्या है, तो 1991 से पहले, फ्रॉम बिफोर 1991, जो आज वर्तमान समय का रूस है, वो और इसके साथ में 15 राज्यों ने मिलकर के एक सोवियत संघ का गठन किया था। हम उसी को सोवियत संघ कहते हैं। सोवियत संघ के बीच में और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चला था। फाइनली सोवियत संघ का विघटन हुआ कब, 1991 में आते हुए 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और उसके साथ ही सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसका स्थान रूस ने ले लिया, जो वर्तमान समय में है, और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। तो इस पर कहीं और आएगा, हम बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे क्लास का चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करेंगे और हमारे इस विषय को कल हम फिर इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। हम ये देखेंगे अगली क्लास के अंदर कि संविधान के और क्या क्या कार्य है, उसकी आवश्यकता क्या है, और हम देखेंगे आगे चल करके कि संविधान हमें क्या देता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत का संविधान कैसे बना, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये क्लास इसी तरह आगे से आगे चलती रहेगी। संविधान भी आएगी, इसमें राजनीति पूरी रहेगी, इतिहास रहेगा, आपकी भूगोल रहेगी, आपकी दूसरी विषय भी, यानी सभी विषय की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको रेगुलर इस चैनल को देखना है। रोज़ की 1, 2, 3 जितना भी हो सकेगा क्लासेस चलाने की कोशिश करेंगे और आप इनको रेगुलर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। धन्यवाद।